गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर तक आपकी जो ये इकोलॉजी वाली यूनिट है इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसमें बच्चों अपन अडेप्टेशन तक पहुंच गए थे। अडेप्टेशंस अपन ने स्टार्ट कर लिया। अडेप्टेशन की डेफिनेशन को अपन ने समझ लिया कि अडेप्टेशन जो है किसी ऑर्गेनिज्म के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो उसको एबल बनाते हैं उसके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस होने के लिए। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक अडेप्टेशन मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टर जो है मैं जिनको अपन अडेप्टेशन कह रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं, बायोकेमिकल हो सकते हैं। एक एक की बात बच्चों अपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। और बच्चों फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस जो हैं अपने एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल इंक्लूड किए गए हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में एक एक को ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट, osmoregulation in kangaroo rat। osmoregulation in kangaroo rat। सेकंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है बच्चों थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। और थर्ड दिया है फिनोटाइपिक अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल है लेकिन फिनोटाइपिक अडेप्टेशन है। किस केस में समझाया गया है? एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स के लिए। इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्विक रेस्पॉन्स के लिए एक एक को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंगारू रैट फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। बच्चों ये जो कंगारू रैट होता है ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलता है और अपनी पूरी लाइफ में ये बच्चों पानी नहीं पीता है कंगारू रैट। क्लियर? या 1 या 2 बार ही पानी पीता है। अब वाटर रिलेटेड जो इसकी प्रॉब्लम है या वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कैसे करेगा तो समझना बच्चों। In the absence of external water source, एक्सटर्नल वाटर सोर्स की एब्सेंस में क्या करता है ये? ऑक्सीडेशन ऑफ इंटरनल फैट्स। अपनी बॉडी की इंटरनल फैट्स का ऑक्सीडेशन करता है और उस ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर प्रोड्यूस होता है और उस वाटर को फिर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज ले लेता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो कंगारू रैट है वो ओस्मो रेगुलेशन कैसे कर रहा है? पहली बात तो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलता है ये, अपनी लाइफ में वाटर नहीं पीता है ये, या 1 या 2 बार ही पीता है। फिर किसी एक्सटर्नल वाटर सोर्स की एब्सेंस में क्या करेगा? बॉडी की इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करेगा और उस ऑक्सीडेशन से वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा जिसको वो बॉडी में यूज ले लेगा। इसके साथ साथ बच्चों
यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन एबिलिटी हाई, जिसकी वजह से लो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिलीज एक्सक्रीटरी मटीरियल। एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट इनको रहती है, क्योंकि इनमें यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये सारा काम बच्चों कंगारू रैट ने जो किया है वो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी से किया, इसलिए अपन इसको फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। अब देखो बच्चों यहां समझना, टेम्परेचर का रेगुलेशन है। मोस्ट ऑफ मैमल्स जो थर्मो रेगुलेशन के लिए मैकेनिज्म यूज लेते हैं वो बच्चों वही मैकेनिज्म होती है जो ह्यूमन बीइंग्स यूज लेते हैं। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अभी मान लो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर हाई है, 40 या 42, 45 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। अब उस हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट अपनी बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, क्या रेस्पॉन्स कर रही है? टेम्परेचर के अगेंस्ट बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया और बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, पसीना बाहर आता है। और जब वो स्वेट इवोपोरेट होता है, जब वो स्वेट इवोपोरेट होता है तो बच्चों अपने को कूलिंग फील होती है। जैसे डेजर्ट कूलर के सामने अपन बैठे हैं और अपने को कूलिंग फील होती है, वैसी फीलिंग आएगी जब वो स्वेट इवोपोरेट होगा। तो क्लियर? ऐसा तो कब हुआ? बाहर टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिया, स्वेट रिलीज किया, कूलिंग हुई, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब अगर विंटर के टाइम पर अगर अपन देखें, सर्दी के मौसम की बात करें तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। अब सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। भाई अपन तो रेगुलेटर हैं, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। अब विंटर सीजन में क्या होता है, जब टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो श्रीविंग होती है, कपकपी छूटने लगती है, अपन कांपने लग जाते हैं। और उस श्रीविंग एक टाइप की एक्सरसाइज है, उसकी वजह से बच्चों अपनी बॉडी में क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म है मोस्ट ऑफ मैमल्स में, किसके लिए? थर्मो रेगुलेशन के लिए। और बच्चों ये जो थर्मो रेगुलेशन किया मैमल्स ने, ये थर्मो रेगुलेशन अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी से उन्होंने किया है। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एल्टीट्यूड सिकनेस। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो, फिनोटाइपिक अडेप्टेशन मैंने आपको बता दिया। फिनोटाइपिक अडेप्टेशन फेवरेबल चेंजेज होते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में और मॉर्फोलॉजी में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। स्ट्रेसफुल कंडीशन में दिए गए क्विक रेस्पॉन्स होते हैं, उन स्ट्रेसफुल कंडीशन को अपन जल्दी से पास कर दे, उसके लिए ये क्विक रेस्पॉन्स दिए जाते हैं। देखो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है। जब अपन हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में जाएं, कोई ऐसे माउंटेन टॉप वाला मान लो कोई रीजन हो, कोई हिल स्टेशन हो, वहां पर मान लो अपन घूमने जाते हैं, तो वहां पर अपने को फील होती है ये एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस के अगर अपन सिम्टम्स देखें, नोजिया, फैटिग्यू और हार्ट पैल्पिशंस। ठीक है भाई, अपने को जैसे ऐसे वॉमिटिंग जैसी इच्छा होती है, वॉमिटिंग, उबाक जिसको अपन बोलते हैं, वॉमिट अपन कर रहे हैं या वॉमिटिंग आने की इच्छा हो रही है, फैटिग्यू, थकान होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस, जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब बच्चों सिम्टम्स हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के। जब अपन हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में जाते हैं ना, तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? हाई एल्टीट्यूड वाले जो रीजन होते हैं वहां पर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती। जैसे मान लो बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती, उसकी वजह से अपन ये एल्टीट्यूड सिकनेस फील करते हैं थोड़े टाइम के लिए। कई बार आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, या अपन महसूस भी कर सकते हैं इस चीज़ को। वहाँ पर मान लो ऐसे किसी हिल स्टेशन पर अपन घूमने जाएं तो जहाँ पर भी होटल लॉज धर्मशाला में अपन रुकते हैं, या वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं गाइड वगैरह, वो अपने को ये गाइड करते हैं कि भाई आप आते ही तुरंत घूमने में मत लगो, आप थोड़े टाइम तक रेस्ट करो, एक्लीमेटाइज्ड हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? थोड़े टाइम के बाद में वो एल्टीट्यूड सिकनेस से अपने को छुटकारा मिल जाता है, एक्लीमेटाइज्ड हो जाते हैं। वो काम कैसे होगा तो देखो, एक्लीमेटाइज्ड अपन कैसे होंगे, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। सेकेंड, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको डिक्रीज किया जाता है। क्यों भाई? हीमोग्लोबिन जितनी ऑक्सीजन को बाइंड करके कैरी कर सकता है उतनी तो मिल रही नहीं है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट जरूर बढ़ जाएगा, आरबीसी का अमाउंट जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और थर्ड, ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो ये बच्चों क्विक रेस्पॉन्स होते हैं, ये सब क्या है, फिनोटाइपिक अडेप्टेशन। तो जल्दी से ये काम अपनी बॉडी में हो जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद अपन एक्लीमेटाइज्ड हो जाते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस की फीलिंग अपने को नहीं आती है। क्लियर? तो ये तीनों एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में अपने को मेंशन करने हैं, और ये सारी चीजें बच्चों अपने एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड की गई है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकते हैं और इंटरनल मोर्फोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अब देखो बच्चों, मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में सबसे पहले अपन देखते हैं फॉर थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में थर्मो रेगुलेशन के लिए क्या क्या मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक में दिया हुआ है बच्चों, एलन्स रूल। एलन्स रूल, ठीक है। अब बच्चों ये एलन्स रूल क्या कहता है, देखो, एनिमल ऑफ कोल्डर रीजन, ठीक है, और एनिमल ऑफ वार्मर रीजन। अब बच्चों अगर कंपेयर करें किनको, कोल्डर रीजन के एनिमल्स को, मैमल्स को मान लो, और वार्मर रीजन के मैमल्स को मान लो, तो बच्चों कोल्डर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं इनमें टेल, स्नोट, ईयर, फुट,
ये सब चीज़ें बच्चों स्मॉल साइज्ड के होते हैं, छोटे होते हैं इनके कंपेयर में। भाई सिंपल सी बात है, अभी जैसे मान लो एक तो वार्मर रीजन का कोई एनिमल है ना, उसके अपन फुट जैसे देखे, हथेलियाँ, पैरों के तलवे जैसे अपन देखे, तो एक तो साइज में क्या होंगे, बड़े होंगे। अब वो मान लो सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया से ज़्यादा हीट का लॉस होगा। ठीक है, तो उनकी जैसे हाथों की हथेलियाँ, पैरों के तलवे, स्नोट, ईयर, टेल, ये साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किनके, कोल्ड रीजन के एनिमल्स के। किनके कंपेयर में, वार्म रीजन के एनिमल्स के कंपेयर में। बस बच्चों इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलन्स रूल। ठीक है, तो टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए हो गया। इसी में देखो नेक्स्ट बर्जमान रूल्स। बर्जमान रूल क्या कहता है, साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी। एक तो कोल्डर रीजन का एनिमल है और एक बच्चों वार्मर रीजन का एनिमल है। वार्मर रीजन के एनिमल्स के या मैमल्स के कंपेयर में कोल्डर रीजन के एनिमल्स का, मैमल्स का बॉडी का साइज बड़ा होता है। नहीं, अभी जैसे मान लो अपन ब्लैक बियर की बात करें, काला भालू है, नॉर्मल टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलने वाला, और एक अपन बात करें पोलर बियर की, तो पोलर बियर की बॉडी का साइज जो होता है वो उस टेम्परेट ब्लैक बियर की बॉडी के साइज के कंपेयर में क्या होता है, लार्जर होता है। इसको बोलते हैं बच्चों बर्जमान रूल्स। नेक्स्ट जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन का रूल क्या कहता है, कोल्डर वाटर में जो फिश प्रेजेंट होती है, कोल्डर वाटर में जो फिश प्रेजेंट होती है, इनमें वर्टिब्रा का जो नंबर होता है वो नंबर ज़्यादा होता है कंपेयर टू वार्मर वाटर फिश। वार्मर वाटर में रहने वाली फिश के कंपेयर में कोल्डर वाटर में रहने वाली फिश में वर्टिब्रा का नंबर हाई होता है। इसको बोलते हैं बच्चों जॉर्डन रूल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट देखो, पोलर सी में मिलने वाला एक्वेटिक मैमल सील। सील, अब बच्चों इस सील में बिलो द स्किन, स्किन के नीचे थिक लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट। सील में बच्चों जो स्किन होती है उसकी स्किन के नीचे फैट की थिक लेयर प्रेजेंट होती है। उस फैट की थिक लेयर को बोलते हैं ब्लबर, और ये ब्लबर एक्ट एज ए इंसुलेटर। ध्यान से समझ लेना बच्चों, स्किन के नीचे जो थिक लेयर प्रेजेंट है फैट की, वो एज ए इंसुलेटर एक्ट करती है और बॉडी की हीट लॉस को वो डिक्रीज करती है या हीट लॉस से प्रिवेंट करती है। तो ये बच्चों सभी टाइप के जो अडेप्टेशंस हैं ये एनिमल में थर्मो रेगुलेशन के लिए है, टेम्परेचर के केस में है, और सभी बच्चों मॉर्फोलॉजिकल टाइप के अडेप्टेशंस होंगे। अब अगर अपन जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करें, जीरोफिटिक प्लांट्स में भी टेम्परेचर से रिलेटेड या ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए कई सारे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं, उनका अपन स्टडी करते हैं।
देखो बच्चों, अडेप्टेशंस इन जीरोफिटिक प्लांट्स। अब अपन जानते हैं बच्चों, डेजर्ट में वाटर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, और मान लो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, समर सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस केस में ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, इस वाटर लॉस को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। कैसे रिड्यूस किया जाएगा, तो ध्यान से समझना बच्चों। लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन्स। लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चों ये जो स्पाइन है, ये स्पाइन प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर्स, और साथ साथ लीफ के स्पाइन में कन्वर्ट होने की वजह से ट्रांसपीरेशन है, वो ट्रांसपीरेशन भी बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लीफ का जो फंक्शन था फोटोसिंथेसिस, तो वो कौन करेगा। जैसे अभी एग्जांपल अपन देखें, ओपनशिया है, ओपनशिया में ऐसा हो रहा है। अब ओपनशिया के केस में स्टेम बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। क्लियर। स्टेम कैसा बन जाएगा, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों फिल्लोक्लेड। आपने पढ़ा भी होगा ये मोर्फोलॉजी में, ठीक है। तो एक चीज तो बच्चों ये हो गई है ना। इसके अलावा अगर अपन देखें, ध्यान देना, क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट ऑन लीव्स पर बच्चों क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। ये क्यूटिकल की लेयर जो होती है, ये भी ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करती है। सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट। स्टोमेटा जो होते हैं वो पिट्स में होते हैं, डीप पिट्स में होते हैं, जिसकी वजह से भी ट्रांसपीरेशन कम होता है। एक स्टैंडर्ड चीज आप और देखना बच्चों, ध्यान दो, CAM साइकिल, ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, स्पेशल पाथवे इन फोटोसिंथेसिस। और किन में प्रेजेंट होता है ये, CAM प्लांट में। जिन प्लांट में CAM साइकिल मिलता है उनको क्या बोलते हैं बच्चों, CAM प्लांट। और CAM प्लांट जो होते हैं ना, वो जनरली जीरोफिटिक सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जीरोफिटिक है, डेजर्ट में उग रहे, तो क्या होता है, डे टाइम पर इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने के लिए डे टाइम पर इनके स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब ट्रांसपीरेशन तो कम हो गया, लेकिन उन स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 वगैरह मिलती जो फोटोसिंथेसिस में यूज आती। नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो बच्चों नाइट के टाइम पर CO2 को एब्जॉर्ब करके और उस CO2 को स्टोर कर लिया जाता है एसिड की फॉर्म में। नाइट के टाइम पर एसिड की फॉर्म में। अब डे टाइम पर तो स्टोमेटा रहेंगे क्लोज, तो नाइट में जो एसिड की फॉर्म में CO2 स्टोर की गई थी, या ऐसे मान लो उस एसिड के ब्रेक डाउन से CO2 मिलती है, और वाटर के साथ में लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर लिया। तो ये स्पेशल जो पाथवे है, इसको अपन बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये भी बच्चों जीरोफिटिक प्लांट में। अब ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो गया, लेकिन इसकी सारी कहानी चल रही है स्टोमेटा से, जो कि डे टाइम पर क्लोज थे और नाइट टाइम पर ओपन थे। तो बच्चों अगर इस अडेप्टेशन की बात की जाए तो आपको इसको मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में ही इंक्लूड करना है, क्योंकि ये स्टोमेटा से रिलेटेड है। स्टोमेटा के ओपन क्लोज होने की वजह से फिर आगे ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। क्लियर बच्चों। तो ये यहां पर ऐसे मान लो कहानी कंप्लीट होती है मोर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की। अब अपन बात करेंगे बिहेवियरल अडेप्टेशंस की, जो एग्जाम्पल अपनी बुक में मेंशन किए गए हैं।
थर्ड, बिहेवियरल अडेप्टेशंस। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें डेजर्ट लिजार्ड, जैसे अभी मैमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की अपन बात करें, तो अपने में जैसा मैकेनिज्म होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, वैसा मैकेनिज्म डेजर्ट लिजार्ड में नहीं होता। फिर भी वो मोस्ट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन कर लेती है अपने बिहेवियर में चेंज करके, है ना। तो डेजर्ट लिजार्ड की अपन बात करते हैं, माना टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे चला गया, है ना, डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे चला गया, तो डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है, बास्क इन द सन, है ना, आराम से धूप सेकती है और रेत के ऊपर जाके, अपन भी करते हैं जनरली ऐसा, सर्दी होती है धूप में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, गर्मी लगती है पेड़ की छाया के नीचे जाते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अपने जैसा काम, स्वेट रिलीज करना, श्रीविंग, वैसा तो नहीं हो रहा, लेकिन जब टेम्परेचर कंफर्ट जोन से बिलो हो गया तो आराम से जाकर वो बास्क इन द सन, धूप सेकती है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में अंडर द प्लांट्स शैडो, छाया में वो चली जाती है और वहां पर जाकर आराम से बैठ। तो बिहेवियर में चेंज कर कर भी वो टेम्परेचर का क्या कर लेती है, रेगुलेशन कर लेती। एक एग्जाम्पल तो अपनी बुक में दिया हुआ है ये। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आउन मदर बाय चिक्स, चूजों के द्वारा, चिक्स के द्वारा अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करना, यह भी बच्चों बिहेवियरल अडेप्टेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर अपन देखें माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन पीछे में पढ़ा चुका, माइग्रेशन भी बच्चों एक टाइप का क्या माना जाएगा, बिहेवियरल अडेप्टेशन ही माना जाएगा। इसके अलावा अभी जैसे मान लो रैबिट है ना, रैट है, सम ऑर्गेनिज्म हैविंग टेंडेंसी ऑफ ब्यूरोविंग इन सॉइल, उनमें बिल खोदने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। अब जानते हैं अपन सॉइल की सरफेस पर ऊपर की तरफ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उनमें ब्यूरोविंग की कैपेसिटी होती है, वो बिल खोदकर और जमीन के अंदर चले जाते, तो वहां पर टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, कम होता है। क्लियर। ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपनी बुक में दिए गए हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन से रिलेटेड। क्लियर। अब लास्ट जो पोर्शन बचा है अडेप्टेशन में, वो है बच्चों बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। अब अपन देखते हैं फोर्थ, बायो केमिकल अडेप्टेशंस। ठीक है। अब बायोकेमिकल अडेप्टेशंस में बच्चों ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाऊंगा। हालांकि चीजें एनसीईआरटी की है, जो एग्जाम्पल है वो अपन एनसीईआरटी के ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में केवल बायोकेमिकल अडेप्टेशंस नाम देकर छोड़ा हुआ है। ठीक है। रीजन जो थे या एक्चुअल जो केमिकल था उसकी बात बच्चों अपने एनसीईआरटी के अंदर नहीं की गई है, वो अपन समझ लेंगे। तो देखो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी मिल सकते हैं। किसमें? हाइड्रो थर्मल वेंट्स ऑफ डीप सी। डीप सी में हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, वहां पर भी बच्चों आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हाउ सर्वाइव, कैसे ये सर्वाइव करते हैं? अब बच्चों इनके पीछे प्रेजेंट है
बायोकेमिकल अडेप्टेशन। आप जानते हो आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्स सेल वॉल मेड अप बाय कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई कॉम्प्लेक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करती है। साथ ही कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या डिफरेंस होता है आप जानते भी हो बच्चों। ब्रांच्ड चेन लिपिड प्रेजेंट होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्की बैक्टीरिया, या इन आर्की बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर प्रेजेंट हैविंग ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच्ड चेन लिपिड होने की वजह से क्या होगा, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्लूइडिटी जो मेम्ब्रेन की है वो डिक्रीज हो जाएगी और वो रेजिस्टेंट बन जाएगी अकॉर्डिंग मतलब अगेंस्ट टू हाई टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशन, इनके सब के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट बन जाती है। तो क्वेश्चन क्या, फैक्ट क्या दिया हुआ है, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऑफ डीप सी रीजन। अपन ये देंगे, ये केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल है जो इतने हाई टेम्परेचर पर इनको बचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों अंटार्कटिक वाटर में वेरी लो टेम्परेचर में भी फिश सर्वाइव कर जाती है। उनका जो बॉडी फ्लूइड होता है, सिलोमिक फ्लूइड होता है, वो फ्रीज नहीं होता है ना। तो ध्यान दो बच्चों, फिश फाउंड इन एंटार्कटिक वाटर, बॉडी और सिलोमिक फ्लूइड कैन नॉट फ्रीज्ड अंडर वेरी लो टेम्परेचर, कैन नॉट फ्रीज्ड अंडर वेरी लो टेम्परेचर। अब होता क्या है, सिचुएशन को समझो बच्चों। भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो रहता है तो इतने में तो बर्फ जम जाती है। अब ये अपने बॉडी के फ्लूइड को फ्रीजिंग से कैसे बचाती है, तो ध्यान दो बच्चों, जो बॉडी का फ्लूइड होता है इसमें प्रेजेंट होती है ग्लिसरॉल एंड एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल और एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इनका बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्रीज होने से बच जाता है। तो इतना लो टेम्परेचर होने के बावजूद भी इनका बॉडी फ्लूइड फ्रीज नहीं होता, उसके पीछे भी बच्चों बायोकेमिकल रेस्पॉन्सिबल हैं, वो मैंने आपको बता दिए। थर्ड एग्जाम्पल जो अपनी बुक में दिया हुआ है बायोकेमिकल अडेप्टेशन का, वो दिया है बच्चों डीप सी में मिलने वाली, मान लो फिश मान लो और अदर लोअर वर्टिब्रेट्स मान लो, उनको बहुत ही हाई प्रेशर फेस करना पड़ता है। इतने हाई प्रेशर में वो सरवाइव कैसे करते हैं, तो ध्यान दो बच्चों, इन डीप सी वाटर, इन डीप सी वाटर प्रेशर प्रेजेंट वेरी हाई, 100 टाइम मोर कंपेयर टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपन कंपेयर करें तो 100 गुना से भी ज्यादा प्रेशर फील करते हैं क्या? वर्टिब्रेट्स एंड फिश एटसेट्रा। अब हाउ सरवाइव? इतने हाई प्रेशर में ये बच्चों किस प्रकार से सरवाइव कर जाते हैं? तो इनमें एक अमेजिंग रेंज प्रेजेंट होती है बायोकेमिकल अडेप्टेशंस की, जो इनको ऐसे हैबिटेट में भी बचा लेती है। देखो बच्चों, एक तो क्या अडेप्टेशन बताएंगे? फर्स्ट, कैविटी और सीलोम एब्सेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, उस बॉडी की स्ट्रक्चर में बच्चों केविटी या सीलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, मीट एंड बोन्स आर सॉफ्ट। मीट और बोन्स जो होते हैं वो बच्चों बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अब एक केमिकल की बात आएगी, टीएमओ। ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड, ये केमिकल बच्चों इनमें प्रेजेंट होता है। और ये केमिकल जो होता है ये प्रेशर सेंसिटिव प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है। तो ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड प्रोटेक्ट प्रेशर सेंसिटिव प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है प्रेशर से। एक केमिकल और है बच्चों, उस पर भी ध्यान देना है, फोस्फो इथेनॉल एमीन। फोस्फो इथेनॉल एमीन ये भी प्रोटेक्ट प्रोटीन फ्रॉम इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये जो केमिकल होता है, ये केमिकल भी बच्चों प्रोटीन्स को प्रेशर के इफेक्ट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं डीप सी में मिलने वाले वर्टिब्रेट्स और फिश में, जिसकी वजह से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में भी कई गुना प्रेशर में भी वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो अडेप्टेशन वाला पॉइंट आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो कंप्लीट होता है। अब एक बात ध्यान से समझेंगे, जैसा कि अपने चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो यहां तक की जो कहानी अपन ने स्टडी की है वो ऐसे मान लो बच्चों ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को ध्यान में रखते हुए अपन ने ये काम किया है। अब फर्दर इस चैप्टर में जो स्टडी होगा वो पॉपुलेशन के लेवल पर होगा। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, पॉपुलेशन में ग्रोथ के क्या पैटर्न होते हैं, कौन कौन से टाइप की पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है, उनके ग्राफ्स, उनके फीचर, और इसके अलावा बच्चों इंटरेक्शंस बिटवीन पॉपुलेशंस, ठीक है, पॉपुलेशंस के बीच में होने वाले इंटरेक्शंस, इन सब का स्टडी अपन इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।